मेरी प्यारी बहन अन्नी, आज तुझसे हमें बिछड़े हुए पूरे 28 बरस हो गए। अगर तू अब होती तो देख पाती कि देह के रंग में कोई विशेष मायने नहीं होते। तेरे जाने के बरस बाद जब मेधा जन्मी तो मुझे लगा जैसे तू ही घर लौट आई है। उसमें मैंने हमेशा तुझे देखा, मैंने उसे नहीं जैसे तुझे पाला। तेरे अंतहीन, अपराजय, असाध को निर्मूल कर देने की धुन में उसे पूरी तरह आत्मनिर्भर और सक्षम बना दिया। तेरी इस भतीजी ने आईआईटी रुड़की बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप किया। डिफेंस कॉलेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से एमटेक में भी टॉप करने के बाद उसे डीआरडीओ द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम में भारत के 10 युवाओं में से एक चुना गया। वह उसे अपेक्षाकृत कठिन कोर्स गाइडेड वेपन के निर्माण के लिए चुना गया। उसे यानी तेरे सातों आसमान तक उसकी यानी तेरी मुट्ठी में कैद हो गए। जब उसे भारत की जटिलतम मिसाइल निर्माण के लिए वैज्ञानिकों की टीम का प्रमुख चुना गया। सफल होने के रास्ते तो और भी हो सकते थे अन्नी, पर मैंने उसे वहीं भेजा क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षण वैज्ञानिक कि देह का रंग देखकर सफल या असफल नहीं होते। अब उसका जीवन उसके रंग रूप से तो प्रभावित होने नहीं जा रहा अन्नी। पता है, तेरी इस काली स्याह भतीजी मेधा के सामने एक से एक गोरी लड़कियों के सौंदर्य फीके पड़ गए। सहपाठी लड़कों के पुरुष तत्व के घमंड में प्रधान बनने के सारे अभिमान उसके व्यक्तित्व से टकराकर चूर चूर हो गए। काश तू भी अभी जन्मती अन्नी, तब जबकि मैं इतना बड़ा था, तब तुझे ये हिम्मत हारनी नहीं पड़ती मेरी प्यारी बहन। बापूजी ने हम तीनों भाइयों की अच्छी शिक्षा के लिए सीमित साधनों का हवाला देकर तेरी शिक्षा कुर्बान कर दी। उस समय मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं समझ सके कि उनके घर में जन्म लेकर तू पराया धन नहीं हो सकती। विवाह तो हम सबके भी हुए हैं। चल, मैं तो उनके पास रह गया, पर बाकी दोनों भाइयों तो परदेश जाकर भी उनके पास उतना भी नहीं आ पाए जितना तू आ पाती अपने ससुराल से उनके पास। बापूजी की पुरानी सोच पर तू उन्हें क्षमा कर देना अन्नी। तेरा दुख मैंने हमेशा समझा। तुझे हमेशा बंधाने और समाज को राह दिखाने के लिए ही तो मैंने आभा से विवाह किया था। कितना नाराज हुए थे माँ बापूजी दोनों आभा से विवाह के नाम पर। उन्होंने आभा को आज तक मन से कभी स्वीकारा ही नहीं। तू तो अच्छी तरह जानती थी, फिर इस तरह हिम्मत क्यों हारी तूने? जब से तू गई है तब से मेरे जहन में तो तेरी जैसी सिर्फ काली लड़कियां ही घूमती रहती हैं अन्नी, जैसी उन सब की कुशलता की जिम्मेदारी मेरी ही हो। इस बार मैंने तुझे यानी तेरी भतीजी मेधा को काले गोरे के पचड़े से निकालकर आत्मविश्वास का अनंत आकाश उसकी मुट्ठी में भर कर उसे यानी तुझे पूर्ण सक्षम बनाया है। अब तो तू खुश है ना अन्नी? दिनांक 13 अप्रैल 2009। पति की डायरी का यह पन्ना पढ़कर आभा को पता चला कि अजय विश्वास जैसे गोरे चिट्टे व्यक्ति ने काली बेसुरती लड़की से विवाह क्यों किया था। 3 भाई थे अन्नी के, 2 विदेश चले गए थे। सबसे छोटा अजय इंजीनियरिंग करके अपने ही शहर में नौकरी कर रहा था। सबसे छोटी और इकलौती बहन थी अन्नी, काली स्याह अन्नी। सचमुच बहुत ही काला रंग था उसका। छोटी छोटी गोल गोल आँखें, सलेटी रंग के होठ, सिर पर उलझे उलझे काले घुंघराले बालों का बेरतीब घना छत्ता, पिता जैसा पक्का रंग, माँ जैसे होंच पोंच नैन नक्श और ठिगनी रास। पढ़ाई के नाम पर भी उसके पिता उसे आर्ट्स में ग्रेजुएट ही करा पाए थे, वे भी प्राइवेट, जिसकी इस गला काट प्रतियोगिता वाले समय में मायने ही कहाँ। फलस्वरूप उसका मन रसोई में रम गया था। पाक कला की शौकीन और प्रवीण अन्नी खूब बनाती, खूब खिलाती और खूब खाती भी। इस स्वादिले शौक के चलते कब उसका शरीर उसकी उम्र से बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। उसमें किसी लड़के या लड़की वालों को पसंद करने के योग कोई विशेष तो क्या साधारण बात भी दिखाई नहीं दी। तो क्या कोई भी गुण दिखा दिया नहीं था प्रकृति ने उसे? नहीं, ऐसी बात नहीं। उसे तो गुणों की खान भी कहा जा सकता था।
उसकी निर्दोष खिलखिलाहटें, उसकी दुर्लभ निश्चलता, धुले पारदर्शी कांच सा साफ मन और पराये हरे के लिए उसकी छोटी छोटी आंखों से झांकता स्नेह का विशाल सागर विशेषताएं नहीं है जिन्हें उस गुणों को क्या वो में सम्मिलित भी नहीं किया जा सकता। परंतु बाजारवाद के इस अंधे युग में अक्सर खूबसूरत कवर में घटिया चीजें खरीद लाने वाले लोग आंतरिक सौंदर्य के याचक होते ही कहाँ हैं। अन्नी भी दूसरी सभी लड़कियों की तरह अपने अंतस में छिपाकर अपने सपनों के राजकुमार की तरतीब से करती। उसमें कौन सी विशेषताएं हों और कौन से अवगुण ना हों सावधानी से तय करती। सपनों का राजकुमार आता तो जरूर, पर उसकी झलक मात्र पाकर उल्टे पांव भागकर खड़ा होने को आतुर रहता। फलतः अन्नी को अपने ही द्वारा सावधानी से घड़ी सपनों के राजकुमार की उस मूरत को मजबूत होकर रेत के घरौंदों से मिटा देना पड़ता। खुशी खुशी फिर से सपनों के लिए नए राजकुमार का सृजन कम तेजी से चलता। ठीक वैसे ही जैसे विश्वकर्मा पल भर में कोई पूर्ण व्यवस्थित नगर बसा दे। आरंभिक अस्वीकार तो उसे जिंदा दिल लड़की की आशा को पराजित नहीं कर सके, परंतु निरंतर अस्वीकारों की दलदली जमीन में उसकी आशा धीरे धीरे धंसती चली गई। वहां उससे निकलने को जितना छटपटाती, अस्वीकारों की दलदल उसे उतने ही नीचे खींचती जाती। प्रतिक्रिया स्वरूप निराशा और हताशा अपना आकार बढ़ाती ही चली गई। उस अनभिज्ञ भोली लड़की को अपने काली कुरूप होने के इस कदर का दुष्परिणाम का तो अभी तक गुमान भी नहीं था। वह इस तरह हतप्रभ रह गई जैसे किसी को अकस्मात पता चले कि उसका सब कुछ लुट चुका है। यहाँ तक कि उसके पैरों तलों की जमीन भी उसकी अपनी नहीं है। अब गहरी चिंता में डूब चुकी अन्नी अपलक जागती हुई रातों में प्राण लेवा निराशा से लिपट अकेले ही जूझती। कभी बेतहासा आंसू बहाती, कभी माता पिता के सत्संग के छड़ों को कोसती, सोचती कि वह कहीं माता पिता के प्रेम में फरेब और कपट की प्रतिछाया तो नहीं, वरना तीनों बड़े भाई इतने कुरूप काले क्यों नहीं हुए। उसने कहीं सुना था कि पति पत्नी में से जो भी अपनी बात दृढ़ता से मनवा लेता हो, संतान उसी का रंग रूप ग्रहण कर लेती है। तो क्या माता पिता दोनों ही बराबर की जीत करते होंगे? जिद भी बेढंग की, जिसकी वजह से दोनों के व्यक्तित्व के मात्र दुर्गुण ही आए उसमें। मलाल करती है कि काश माँ का रंग और पिता के नए नक्श भी उसे मिल गए होते तो वो इतनी काली कुरूप तो ना हुई होती। वह रह रहकर अधीर हो उठती, स्वयं से ही अनेक निर्मम प्रश्न करती। क्यों नहीं पहचानता कोई मन की अच्छाइयों का अप्रतिम, क्यों नहीं देखता कोई प्रेम की स्निग्धता, समर्पण का चमचमाता उजला रंग, देह पर चढ़ी छीनी काली परत ही क्यों हावी हो जाती है इंसान की इन भारी भरकम अच्छाइयों पर। अन्नी ने एक बार माँ को अपनी एक सहेली का वजन कम करने के लिए जिम जाना बताया और दूसरी का ब्यूटी पार्लर जाना, इस आशा के साथ ही माँ प्यार से कहेगी, अन्नी बेटा तू भी चली जाया कर जिम और ब्यूटी पार्लर। अपना रंग रूप निखारने पर उसकी आशा के विपरीत लड़के वालों के घर से कल ही हुई ना से झुंझलाई हुई निपटी गवारी माँ इस पर चिल्ला कर उठी, दुनिया की होड़ करो बस, खुद की शक्ल सूरत तो देखो मत, उन्हें देख और खुद को देख। यूं भी उनके बाप तो रिश्वत की कमाई बोरे भर भर लाते हैं, तेरे बाप से की गई ऊपर की कानी कौड़ी भी जो तुझ ब्यूटी पार्लर पर भेजू। इतना शौक पड़ गया है गोरी होने का तो खड़िया रगड़ ले, कसरत करने जिम जाएगी महारानी, घर का काम करो, कौन सी कसरत बड़ी है इससे, सारा दिन बकरी की तरह चर चर कर बोरे सी फूल गई है। कौन जाने मेरे किन पापों कर्मों का फल दिया ऊपर वालों ने, 3-3 सजेले बेटे के इतने दिनों बाद तुझ जैसी काली कलोटी बेटी मेरे गोद में डालकर। माँ के इस अप्रत्याशित व्यवहार पर वो किसी महापाप कर जैसे निपराध से अपराध बोध से भर उठी थी। दृष्टि पाँवों के पास जमीन पर चिपक कर रह गई थी, कहीं और पाँव वहीं जमीन से गड़े से रह गए थे देर तक। और दरअसल कोई माँ इस कदर कठोर नहीं हो सकती, सच है अन्नी की माँ भी तो कहाँ थी इस कदर कठोर। परंतु मध्यम वर्गीय परिवारों में पैसों की किल्लत बनी रहती है और कोई माँ न माने पैसा प्यार और स्नेह को भी प्रभावित करता है जरूर।
उसके भरे पूरे आगार में सेंक लगाता है ज़रूर। यही हुआ था अन्नी के साथ भी। तो अन्नी की माँ भी उसे हर माँ की तरह प्यार ही करती थी, परंतु उसके ब्याह के दानों ने उस प्यार के दाग लगा दिया था। बार बार अन्नी को अस्वीकृत किया जा रहा था। एक एकाध अगर अन्नी की शकल सूरत पर समझौता करने को तैयार भी होता तो वह दहेज इतना मांग लेता कि उसका यह मध्यम वर्गीय परिवार जुटा ही ना पाता। पिता इतना भी कमाया नहीं था, बेटों की कमाई थी, शुरुआत ही थी। अतः अन्नी के साथ साथ उसके माँ बापू जी का संतुलन भी बिगड़ने ही लगा था। पिता तो फिर भी कुछ दूरी पर ही रहे, पर माँ का हर समय चिड़चिड़ाहटों से भरा सानिध्य अन्नी को मार गया। सारे समाज के तिरस्कार के साथ अपनी ही माँ के द्वारा तिरस्कृत होकर छलनी छलनी हुई वो बेबस लड़की ईश्वर से पूछती, हे ईश्वर, संसार को तो छोड़ो, तुम्ही ने कौन सा रहम कर दिया है मेरे ऊपर। मेरी जो माँ स्नेह की प्रतिमूर्ति थी, उस तक के मन में मेरे लिए अतः घृणा भरती, तो दूसरे किसी से क्या आशा रखूं। अजय भैया ना होती तो मैं कब की मर चुकी होती। कभी वह ईश्वर से पूछती, तुमने ये क्या किया प्रभु, सिर्फ आंखों को ही काली बनाने वाली गाढ़ी काली स्याही मेरी सकल काया पर ही उड़ेल दी। कभी वह माँ से छिपकर चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी तो कभी बेसन का लेप लगाती, कभी चुपके से भाभी की गोरेपन की क्रीम लगा लेती। पत्रिकाओं में सबसे पहले रंग निखारने के नुस्खे ही पड़ती, पर अपनी मौलिकता पर दृढ़ प्रतीक चेहरे का रंग 19-20 का अंतर भी तो ना दिखता। अन्नी ने काया को छरछरी करने से कठिन क्रम में घर के काम काज का अधिक से अधिक भार खुद पर ले लिया था। खाना भी ना के बराबर ही खाती। खाने की शौकीन वो मासूम लड़की भूखी रहकर अवसाद की चपेट में आने लगी। रोज रोज लड़का खोजने जाते रहने के व्यय और थकान से आजीज आ गए निम्न मध्यम वर्गीय पिता भी उसी को परेशानी का कारण मानने लगे और उसके प्रति उनकी दृष्टि भी कठोर होती गई, जिसने उसे भीतर तक आहत कर डाला। रही सही कसर भाई अजय की नौकरी में व्यवस्था ने पूरी कर दी थी। वह रात पड़े ही घर में घुस पाता, घर आकर भी कंप्यूटर पर काम करना होता।